Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 5th of April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. Our first question is term used for having stones in gallbladder. अगर किसी क्लाइंट को गॉल ब्लैडर्स के अंदर स्टोन हो जाते हैं, पथरी हो जाती है, तो इसे किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? कोलेडोकोलिथियासिस, कोलेलिथियासिस, कोलेलाइटाइसिस या फिर कैलकुलाई? The right answer is ऑप्शन बी, कोलेलिथियासिस। लिथियासिस वर्ड का मतलब होता है कैलकुलाई, स्टोन या पथरी, और कोले शब्द जो है गॉल ब्लैडर को डिनोट करता है। तो गॉल ब्लैडर के अंदर यदि पथरी हो जाती है, स्टोन्स हो जाते हैं या कैलकुलाई हो जाता है, तो ये कंडीशन कोलेलिथियासिस के नाम से जाना जाता है। रिमेनिंग टर्म्स की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए के अंदर बताया गया है कोलेडोकोलिथियासिस। कोलेडोकोलिथियासिस इसका मतलब होता है कैलकुलाई इन कॉमन बाइल डक्ट। अगर किसी क्लाइंट की कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन हो जाए, पथरी हो जाए, तो ये कंडीशन कोलेडोकोलिथियासिस के नाम से जानी जाती है। कैलकुलाई शब्द का खुद ही मतलब स्टोन होता है, पथरी होता है, और कोलेलाइटिस का कोई मीनिंग नहीं होता। इस तरह से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन इन्फ्लामेशन का साइन नहीं है, यानी इन्फ्लामेशन होने पर देखने को नहीं मिलता है? रेडनेस, पैलर, स्वेलिंग, हीट? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पैलर। आइए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इन्फ्लामेशन के क्लासिकल साइंस के बारे में। इन्फ्लामेशन के क्लासिकल, या आप इसे कार्डिनल कह सकते हैं, कार्डिनल साइंस। इन्फ्लामेशन के होने पर आपको ये साइंस तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, या फिर आप इसे हॉलमार्क साइन भी कह सकते हैं, हॉलमार्क साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन तीनों ही नाम से आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले जिस भी जगह पर इन्फ्लामेशन होती है वो एरिया आपको रेड दिखाई देता है, यानी लाल हो जाता है। इसके बाद जब उस एरिया को आप टच करेंगे तो वो आपको आसपास की दूसरी स्किन की तुलना में थोड़ा सा वार्म फील होगा, गर्म महसूस होगा। इसके बाद जब उस एरिया को आप देखेंगे तो वहां पर आपको स्वेलिंग फील होगी, यानी वहां पर हल्की सूजन होगी। इसके अलावा जब आप इस एरिया को टच करेंगे तो क्लाइंट में पेन फील होगा, और हो सकता है उस एरिया का पर्टिकुलर लॉस ऑफ फंक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि किसी भी क्लाइंट के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वहां पर 5 चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला, वो हिस्सा लाल हो सकता है, रेड हो सकता है। उसके बाद जब आप इस एरिया को टच करेंगे तो वो वार्म होगा, वहाँ पर स्वेलिंग मौजूद होगी, टच करने पर क्लाइंट को पेन होगा, और लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिल सकता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while cleaning the eye it has to be cleaned from? किसी क्लाइंट की आईज को क्लीन करते समय क्लीनिंग की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए?
inner canthus to outer canthus, outer canthus to inner canthus, middle of the eye to outer canthus, middle of the eye to inner canthus. The right answer is option A. हमने इस कॉन्सेप्ट को समझकर आंसर देना है कि हमेशा क्लीनिंग की जो डायरेक्शन है वो लेस कंटेमिनेटेड से मोर कंटेमिनेटेड एरिया की तरफ होती है। यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, आपके पेशेंट की आईज हैं, नोज है और ये इसका स्माइलिंग फेस है, लिप्स एरिया है। अब आँखों का वह हिस्सा जो कि नाक की तरफ है, नोज़ की साइड है, चेहरे के बीच में मौजूद है, इसे तो हम इनर कैंथस के नाम से जानते हैं। और आँखों का वो हिस्सा जो कान की तरफ है यानी बाहर की तरफ है, उसे आउटर कैंथस का नाम देते हैं। जब भी किसी पेशेंट के अंदर आप आइज़ को क्लीन करेंगे, तो हमेशा आपको इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ क्लीन करना है। यानी नोज़ वाली साइड से ईयर की तरफ आइज को क्लीन करना है, अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक्सेप्ट। इनमें से एक ऑप्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, उसे आपको सेलेक्ट करना है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी। यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दिया गया है, ये सबसे ज़्यादा होने वाला हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। और हेपेटाइटिस सी जो है, इसे पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, ये ब्लड चढ़ाने के बाद में हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी जो है, बॉडी सिक्रीशंस आदि के कांटेक्ट में आने से, ब्लड प्रोडक्ट आदि के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद हो सकती हैं, लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। जब कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो एडमिशन के 48 घंटे बाद से लेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 48 घंटों तक, इस दौरान अगर उसे कोई भी इन्फेक्शन हो, तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the first thing a nurse should assess to determine the presence of neurological changes? अगर किसी क्लाइंट में न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, तो इस सिचुएशन में सबसे पहली चीज जो आप चेक करेंगे वो कौन सी होगी? वाइटल साइंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल स्टेटस, रिफ्लेक्सेस। देखिएगा, जब भी क्लाइंट में किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन से रिलेटेड कोई कंडीशन होती है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोगी असेसमेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को माना जाता है। क्लाइंट कितना होश में है भी या नहीं, इस चीज़ के बिहाफ पर हम न्यूरोलॉजिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Next question is, after liver biopsy, which complication should be monitored? किसी क्लाइंट में आपने बायोप्सी प्रोसीजर किया, लीवर बायोप्सी प्रोसीजर किया, यानी लीवर से टिश्यू का एक टुकड़ा निकाला स्टडी के लिए। इस प्रोसेस के बाद क्लाइंट में कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है,
जिसके बारे में आपको लगातार मॉनिटर करते रहना है? हेमरेज, इन्फेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलाई या फिर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हेमरेज। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर लीवर बायोप्सी प्रोसीजर किया जाता है तो वहाँ पर ब्लीडिंग या हेमरेज होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। हमारा लीवर हाईली वैस्कुलर ऑर्गन है, यानी यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड की सप्लाई यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस जगह पर हम निडल इंसर्ट करते हैं तो इन ब्लड वेसल्स के रप्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जिसके फलस्वरूप क्लाइंट में ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। तो जब भी क्लाइंट में लीवर बायोप्सी प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो उसे पिलो के ऊपर राइट लेटरल पोजीशन देकर लिटाया जाता है। पेशेंट को दाईं करवट पर तकिए के ऊपर लिटाया जाता है, यानी जिस जगह पर आपने निडल इंसर्ट की थी लीवर वाले एरिया में, उसे तकिए के ऊपर रखते हैं ताकि उस एरिया पर एक प्रेशर लगे और ब्लीडिंग होने का रिस्क कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse is assessing infants in the NICU for fluid balance status. Which nursing action would the nurse depends on as the most reliable indicator of patient's fluid balance status? आप किसी हॉस्पिटल के NICU के अंदर काम कर रहे हैं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं। वहाँ पर एक इन्फेंट है जिसमें फ्लूइड बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है। इस बच्चे में फ्लूइड स्टेटस को मेंटेन करते समय ये मेंटेन्ड है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट करने के लिए किस इंडिकेटर का आप उपयोग करेंगे? फ्लूइड बैलेंस को चेक करते समय सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर कौन-सा है, ये आपको बताना है। रिकॉर्डिंग इनटेक एंड आउटपुट, टेस्टिंग स्किन टर्गर, रिव्यूइंग द कंप्लीट ब्लड काउंट, मेजरिंग वेट डेली। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिएगा, अगर किसी क्लाइंट के अंदर आप इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करके स्पेशली इन्फेंट्स के अंदर ये सोचें कि आपको एग्जैक्ट फ्लूइड बैलेंस स्टेटस का पता लग जाएगा, तो ये सही नहीं है। जब भी हम इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करते हैं तो इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना होता है जो बच्चों के केस में ध्यान नहीं दी जा पाती। इसलिए हम इनटेक आउटपुट को मोस्ट एक्यूरेट या मोस्ट रिलायबल नहीं मानते हैं। स्किन टर्गर का असेसमेंट करके, पिंच करके हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि क्लाइंट में डिहाइड्रेशन है या नहीं। ब्लड सेल काउंट करवाकर हम सिर्फ ब्लड सेल की स्थिति को पता कर सकते हैं, फ्लूइड स्टेटस के बारे में नहीं जानकारी मिल सकती। इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन डी को सही माना है। बच्चे के डेली वेट को मेजर करके हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे में कल कितना वेट था, कल कितना बॉडी फ्लूइड था और आज कितना है। कितना ट्रीटमेंट देने के बाद आज इतना वेट हुआ है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। इस तरह से फ्लूइड स्टेटस का कंप्लीट हमको ऑब्जर्वेशन मिल सकता है। यहाँ पर NICU वर्ड आया था जिसका आप चाहें तो फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं। हो सकता है इसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU का तो आप जानते ही हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट इसके आगे N लग जाता है तो इसमें नियोनेटल है। नियोनेट का मतलब होता है जन्म से लेकर 28 दिन तक का बच्चा। एक हॉस्पिटल के अंदर नर्सरी शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है कि ये नर्सरी डिपार्टमेंट है। तो नर्सरी का मतलब NICU ही है बेसिकली, जहाँ पर हम छोटे बच्चों को केयर प्रोवाइड करते हैं और इस जगह पर इन बच्चों की केयर करने के लिए विशेष ट्रेन्ड स्टाफ मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स नोटिफाइज अ फिजिशियन after assessing a client 5 days after an exploratory laparotomy and noting a distended abdomen
abdominal pain, absence of flatus, and absent bowel sounds, which typical complication of abdominal surgery should the nurse conclude may be occurring? किसी पेशेंट में एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी प्रोसीजर के 5 दिन के बाद असेसमेंट करने पर आप ये पाते हैं कि क्लाइंट का एब्डोमेन डिस्टेंडेड है यानी पेट फूला हुआ है, एब्डोमिनल पेन है क्लाइंट को फ्लैटस पास नहीं हो रहा है यानी गैस पास नहीं कर पा रहा है, क्लाइंट में बाउल साउंड्स एब्सेंट हैं। ये सभी फाइंडिंग्स मिलने पर इन चारों ऑप्शंस में से क्लाइंट में किस कॉम्प्लिकेशन के डेवलप होने के बारे में आप डॉक्टर को बताएंगे? पैरालाइटिक इलियस, साइलेंट पेरिटोनाइटिस, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम। एब्डोमिनल सर्जरी के 5 दिन बाद क्लाइंट में अगर ये सभी फाइंडिंग्स मिलती हैं तो ये किस कंडीशन के डेवलपमेंट के होने को बताती है? The right answer is option A, पैरालाइटिक इलियस। किसी भी क्लाइंट में सर्जरी के बाद मोस्ट कॉमनली दो कंडीशंस देखने को मिलती हैं। पहला है अटेलेक्टेसिस और दूसरा है पैरालाइटिक इलियस। यहाँ पर आप इसे हाईलाइट कर कर नोट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, इसमें सबसे पहला आप लिखिएगा एटेलेक्टेसिस और दूसरा लिखिएगा पैरालाइटिक इलियस। ये दोनों ही कंडीशन सर्जरी के बाद ज़्यादातर क्लाइंट्स में डेवलप होती हैं और प्रीवियस एग्जाम में इन दोनों के बारे में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। पैरालाइटिक इलियस हमारे एब्डोमेन एरिया से संबंधित है। यहाँ पर इंटेस्टाइनल मसल्स जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती, जिससे क्लाइंट में ना तो एब्डोमिन पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट हो पाती है, ना ही क्लाइंट फ्लैटस पास कर पाता है, क्लाइंट में पेन रहता है और ना ही क्लाइंट में बाउल साउंड्स आते हैं। तो ये कंडीशन इंटेस्टाइन का पैरालिसिस है। एटेलेक्टेसिस कंडीशन जो है वो लंग्स से संबंधित होती है। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following clinical finding indicate the patient is experiencing hypokalemia? अगर किसी क्लाइंट को हाइपोकैलीमिया हो रहा हो यानी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाए तो कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? एडिमा, मसल स्पाज्म, कोस्मोल्स ब्रीथिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल 3.5 से 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच होता है। 3.5 से पोटेशियम का लेवल कम होना हाइपोकैलीमिया कंडीशन कहलाती है और इस सिचुएशन में हमारा जीआई ट्रैक्ट प्रभावित होता है, जीआईटी सिस्टम प्रभावित होता है और क्लाइंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन, एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगना, मसल वीकनेस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client with cancer develops xerostomia. The nurse can help alleviate the discomfort associated with xerostomia by एक कैंसर वाले पेशेंट को जीरोस्टोमिया कंडीशन हो जाती है तो इस सिचुएशन में इसके डिस्कम्फर्ट को, इसकी तकलीफ को दूर करने के लिए, सिम्टम्स को एलिवेट करने के लिए एज अ नर्स इन चारों ऑप्शंस में से आप किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं?
आप उसे एक हार्ड कैंडी ऑफर करेंगे, खाने के लिए देंगे। आप इस क्लाइंट को एनाल्जेसिक मेडिसिन दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं। आप इस क्लाइंट के स्वेलन जॉइंट्स को स्प्लिंट लगा सकते हैं या फिर उसे कोई सलाइवा सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कर सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर हम क्लाइंट को सलाइवा सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करेंगे। देखिएगा ज़ीरोस्टोमिया शब्द का क्या मीनिंग होता है। जिस जगह पर भी प्रीफिक्स ज़ीरो लग जाता है उसका मतलब होता है ड्राई, और ऑस्टीमिया का मतलब होता है ओपनिंग या फिर माउथ। यानी अगर हमारी ओरल म्यूकोसा ड्राई हो जाती है, यानी मुंह सूखने लगता है, तो इस कंडीशन को जीरोस्टोमिया कहते हैं। और आप क्लाइंट का अगर मुंह सूख रहा है और आपने उसे हार्ड कैंडी, कोई हार्ड कैंडी चॉकलेट अगर खाने के लिए दे दी जो कि बहुत हार्ड है, तो ड्राई म्यूकोसा के कारण इस कैंडी से वो म्यूकोसा हट सकती है, वहाँ पर डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इसलिए हार्ड कैंडी नहीं देंगे। इसके अलावा एनाल्जेसिक मेडिसिन का यहाँ कोई रोल नहीं है और स्प्लिंटिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्लाइंट का मुँह सूख रहा है तो उसे सलाइवा सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, इससे उसका जो मुँह सूखना है वो बंद हो जाएगा और क्लाइंट की सिम्पटम्स में उसे रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the client is scheduled for a tensilon test to check for myasthenia gravis. Which medication should be kept available during the test? अगर किसी क्लाइंट में आप माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन के असेसमेंट के लिए टेंसिलॉन टेस्ट करवाने जा रहे हैं, तो इस टेस्ट के दौरान कौन सी मेडिसिन आपको अपने पास हमेशा रखनी चाहिए? एट्रोपिन सल्फेट, प्रोसेमाइड, प्रोस्टास्टिग्माइन, प्रोमेथाजिन। Very important question for upcoming NORCET exam. माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण होने वाली डिजीज कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर नॉर्मल से कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंट में कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स का अभाव देखने को मिलता है। यानी पर्सन चाहकर भी अपने बॉडी को मूव नहीं कर पाता, कोऑर्डिनेटेड तरीके से मूव नहीं कर पाता। इसके अलावा इस डिज़ीज़ में सबसे ज़्यादा इसके पर्टोसिस साइन के बारे में पूछा जाता है। पर्टोसिस कंडीशन के अंदर क्लाइंट की आईलिड्स नीचे गिर जाती हैं और वो चाहकर भी अपनी आईलिड्स को ऊपर नहीं कर पाता, यानी पलकों को खोल नहीं पाता, आँखें खोल नहीं पाता। ये कंडीशन माइस्थेनिया ग्रेविस में देखी जाती है। ये इसका फर्स्ट साइन भी है। अब ये कंडीशन क्लाइंट में है या नहीं, इस चीज़ का असेसमेंट जब भी हम करते हैं, तो क्लाइंट को इस दौरान टेंसिलॉन ड्रग यानी एंडोर्फोनियम ड्रग दी जाती है। और इस ड्रग को देने के बाद यदि क्लाइंट के अंदर सिम्पटम्स रिलीव हो जाते हैं, तो इसका मतलब है क्लाइंट में माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन है। अगर इस टेस्ट के दौरान मान लीजिए क्लाइंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस जैसी कंडीशन हो गई एंडोमॉर्फियम ड्रग की वजह से, तो इसके एंटीडोट के रूप में हमेशा हमें एट्रोपिन सल्फेट देना होता है। तो हमें हमेशा इस टेस्ट के दौरान एट्रोपिन सल्फेट को अपने पास रखना चाहिए। ये चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। रिमेनिंग ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो यहाँ पर प्रोसेमाइड नाम की जो ड्रग है, ये बेसिकली एक डाययूरेटिक मेडिसिन है जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रोस्टिग्माइन ड्रग की बात की जाए तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। और लास्ट में जो प्रोमेथाजिन ड्रग बताई गई है, ये एक एंटी एमेटिक एंटी एंजाइटी मेडिसिन है। प्रोमेथाजिन के बारे में आप लिख सकते हैं, ये एक एंटी
एमेटिक है यानी वॉमिटिंग रोकने में काम आती है, और इसके साथ ही साथ ये एंटी एंजाइटी भी है, यानी कि क्लाइंट के अंदर एंजाइटी को कम करने में इसका रोल होता है। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, टेंसिलॉन जो ड्रग है, इसमें इसे एंडोफोर्नियम के नाम से भी जानते हैं। एंड्रोफोनियम, किसी भी नाम से आपसे एग्जामिनर इसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, tracheostomy is usually performed between the tracheal rings of cartilage। आपको बताना है कि ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर के दौरान किन ट्रेकियल रिंग्स के बीच में ओपनिंग बनाई जाती है। ट्रेकियोस्टोमी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। जिस क्लाइंट के अंदर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ट्रेकिया में ऑब्स्ट्रक्शन जैसी कंडीशन होती है और क्लाइंट सांस नहीं ले पा रहा होता है, तो इस सिचुएशन में ट्रेकियल रिंग्स के बीच में एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाकर इस एरिया से क्लाइंट के रेस्पिरेटरी फंक्शन को पेटेंट किया जाता है, चालू किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अब आपको बताना है ये जो ओपनिंग बनाई जाती है, ये कहाँ बनाई जाती है? चौथी और पाँचवीं रिंग के बीच में, दूसरी तीसरी रिंग के बीच में, तीसरी चौथी रिंग के बीच में, या फिर इनमें से किसी भी जगह पर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड रिंग पे। देखिए, 2 प्रकार की ट्रेकियोस्टोमी होती है। एक होता है जिसे हम इमरजेंसी सिचुएशन में परफॉर्म करते हैं तुरंत, और एक होता है प्रोफाइलैक्टिकली, यानी हमें ये लगता है कि क्लाइंट में एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, भविष्य में इसके चॉकिंग होने की संभावना है, तो हम पहले से ही सावधानी के हिसाब से एक आर्टिफिशियल एयरवे बना देते हैं। जब हम इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं, तो इसके अंदर जो इंसिजन लगाया जाता है वो थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग के बीच में लगाया जाता है। तीसरे और चौथे ट्रेकियल रिंग के बीच में ओपनिंग बनाई जाती है, कट लगाया जाता है। जबकि प्रोफाइलैक्टिक ट्रैकियोस्टोमी आप चाहे तो दूसरे और तीसरे ट्रेकियल रिंग के बीच में बना सकते हैं, या फिर तीसरे और चौथे रिंग के बीच में बना सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में आपका आंसर हो सकता है थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लीनिंग ऑफ द थर्मामीटर नीड्स टू बी डन इन डायरेक्शन आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर। किसी क्लाइंट में आपने थर्मामीटर से टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर लेने के बाद अब इस थर्मामीटर को आप किस डायरेक्शन में क्लीन करेंगे? बल्ब से स्टेम की तरफ या स्टेम से बल्ब की तरफ? यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और होपफुली इसके बाद आप इस चीज़ में कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आपको पेशेंट्स के अंदर टीपीआर बीपी का असेसमेंट करना बहुत ही आपका वाइटल रोल रहने वाला है। तो इसके दौरान थर्मामीटर को किस प्रकार से केयर देनी है, ये भी आपको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेम टू बल्ब। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। Cleaning should be done from less contaminated area to more contaminated area, यानी जिस जगह पर कम कंटेमिनेटेड पार्ट है, यानी कम गंदा हिस्सा है, उस जगह से जिस जगह पर ज़्यादा गंदगी है उस एरिया की तरफ साफ करेंगे। घर में जब हम सफाई करते हैं, झाड़ू आदि लगाते हैं, तो जिस जगह पर ज़्यादा कचरा पड़ा होता है उस जगह से झाड़ू लगाकर कम कचरे वाली जगह की तरफ नहीं ले जाते हैं। हम हमेशा साइड से शुरू होते हैं, जिस जगह पर कम कचरा होता है उसे जिस जगह पर ज़्यादा कचरा है उस तरफ ले जाकर फिर उसे बाहर निकालते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। जब हम अपना थर्मामीटर लेकर क्लाइंट के पास जाते हैं, उस समय हम थर्मामीटर को इस अपने हाथ से पीछे की तरफ से पकड़ते हैं, यानी कि स्टेम वाले पार्ट से पकड़ते हैं, और ये वाला हिस्सा अभी तक बिल्कुल भी अनटच्ड है, यानी इसे हमने छुआ भी नहीं है। तो यहाँ पर
ये वाला जो हिस्सा है जहाँ से हमने थर्मामीटर को पकड़ा था, वो हिस्सा इस हिस्से की तुलना में ज़्यादा कंटैमिनेटेड माना जाएगा। तो टेम्परेचर लेने से पहले हम बल्ब वाले हिस्से से पीछे की तरफ यानी स्टेम वाले पार्ट की तरफ स्वाइप करेंगे, कॉटन से स्वैब से क्लीन करेंगे। और जब आप क्लाइंट में टेम्परेचर लेते हैं तो थर्मामीटर का बल्ब वाला पार्ट उसके माउथ में, एक्जिला में या रेक्टम एरिया के अंदर टच किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो अब ये वाला हिस्सा जो कि क्लाइंट की बॉडी के कॉन्टैक्ट में आया है, ये पीछे वाले हिस्से की तुलना में ज़्यादा कंटैमिनेटेड माना जाएगा। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कम से ज़्यादा की तरफ यानी स्टेम से बल्ब की तरफ, पीछे से आगे की तरफ अब हमें स्वाइप करना है, क्लीन करना है। तो इस तरह से ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है। हमने यहाँ मैंने इसको मेंशन भी किया है। टेम्परेचर लेने से पहले यानी बिफोर बल्ब टू स्टेम एंड आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर स्टेम साइड टू बल्ब साइड। आप इस स्लाइड का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.001 टू 1.004, 1.0102, 1.030, 1.0252, 1.028 या फिर 1.028 से ऊपर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से 1.030 के बीच में होना नॉर्मल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इनटू क्रायोसर्जरी। अगर किसी क्लाइंट में आप क्रायो सर्जरी करते हैं तो उस समय इनमें से कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑक्सीजन का या फिर लिक्विड नाइट्रोजन का? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लिक्विड नाइट्रोजन। जब भी किसी क्लाइंट में क्रायो सर्जरी की जाती है तो सर्जरी वाली हिस्से में एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जाता है। और जब इस बहुत ही ठंडे प्रॉप के संपर्क में शरीर के कैंसरस सेल्स, इन्फेक्टेड टिश्यूज आदि आते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर के अंदर क्रायो सर्जरी उस समय की जाती है जब किसी हिस्से पर कैंसर हो या फिर किसी जगह पर इन्फेक्टेड टिश्यूज को हटाना हो। और इस काम के लिए लिक्विड नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही ठंडा टेम्परेचर प्रोड्यूस करवाती हैं, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर प्रोड्यूस करवाती हैं। Next question is, which substance is known as respiratory pigment? इनमें से कौन सा सब्सटेंस रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जाना जाता है? हीमोग्लोबिन, क्रेटिनिन, एल्ब्यूमिन या होमोसिस्टीन? The right answer is option 1, हीमोग्लोबिन। ये हमारी रेड ब्लड कार्पसल है, आरबीसी है, और इस आरबीसी के ऊपर ही हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन्स जुड़ी रहती हैं और इन ऑक्सीजन्स का ये ट्रांसपोर्ट बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में करवाता है। इसी वजह से हम इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं।
हमारी आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और एक हीमोग्लोबिन के द्वारा 4 ऑक्सीजन एटम्स को अपने साथ जोड़कर शरीर में एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी के कारण हम इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम देते हैं। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। आरबीसी का लाल रंग, ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही होता है और एक हीमोग्लोबिन के द्वारा 4 ऑक्सीजन एटम्स को, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी किया जाता है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को याद रखिएगा, आप भूलेंगे नहीं। ये H है, H फॉर हीमोग्लोबिन, और इसके हर एंड पर हमने एक ऑक्सीजन को जोड़ रखा है। इस तरह से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एक हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिम्फोसाइट्स इन वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी क्लाइंट को वायरल इन्फेक्शन होता है तो इस सिचुएशन में लिम्फोसाइट सेल्स के काउंट पर क्या फर्क पड़ेगा? काउंट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? The right answer is option B, count will be decrease। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस के अंदर हमारी बोन मैरो अफेक्ट होती है, जिसके कारण इसकी ब्लड सेल्स फॉर्मेशन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और सभी ब्लड सेल्स की संख्या कम होने लगती है, जिसमें लिम्फोसाइट भी एक है। तो वायरल इन्फेक्शन होने पर हमेशा याद रखिएगा कि लिम्फोसाइट काउंट कम होता है, क्योंकि बोन मैरो इसका प्रोडक्शन नहीं कर पाती। अब अगर किसी क्लाइंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इस सिचुएशन में इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करवाया जाएगा और इस सिचुएशन में जो लिम्फोसाइट काउंट है वो बढ़ जाएगा। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन कंडीशन है, एक अपवाद कंडीशन है। अगर क्लाइंट को टाइफॉइड कंडीशन होती है, टाइफॉइड डिजीज होता है, तो इस सिचुएशन में लिम्फोसाइट काउंट जो है कम होता है। टाइफॉइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कंडीशन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बावजूद भी इस डिजीज के होने पर लिम्फोसाइट्स का काउंट आपको कम देखने को मिलेगा। इसे याद रखिएगा, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the normal ratio of systolic, diastolic and pulse pressure is। किसी भी सिचुएशन में सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर का रेशियो क्या होता है? 1:2:3, 4:3:2, 3:2:1, 2:3:4? आइए इसे जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेशियो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेशियो, पल्स प्रेशर। जब आप इन तीनों का अनुपात निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 3:2:1। कैसे अभी ये आंसर आया, इसे जान लेते हैं। किसी भी नॉर्मल पर्सन के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी अपर बीपी जो होता है वो 120 होता है, 120 होता है, और डायस्टोलिक बीपी जो होता है वो 80 ऑफ एचजी होता है। और जब आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस करते हैं, घटा देते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसे पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो 120 माइनस 80 इक्वल्स 40। आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3:2:1 रेशियो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, stiffness occurs in the body after death is known as। किसी क्लाइंट की डेथ के बाद उसके शरीर का अकड़ जाना, बॉडी में
स्टिफनेस का होना इनमें से किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? एल्गर मॉर्टिस, लेवार मॉर्टिस, राइगर मॉर्टिस या फिर इनमें से कोई नहीं? कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि डेड बॉडी को ले जाते समय अचानक से डेड बॉडी उठकर बैठ गई, तो वहाँ पर मसल्स के अंदर स्टिफनेस हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, खिंचाव आता है, जिससे क्लाइंट की अपर बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है और ये कंडीशन जो है राइगर मॉर्टिस के नाम से जानी जाती है। डेथ डेड बॉडी का डेथ के 3 से 4 घंटे बाद अकड़ जाना, टाइट हो जाना, स्टिफ हो जाना राइगर मॉर्टिस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लेबर मॉर्टिस टर्म का मतलब होता है डेड बॉडी के स्किन का कलर बदल जाना। डेड बॉडी के स्किन का कलर बदल जाना, बॉडी का डिस्कलर हो जाना, ये चीज लेवार मोर्टिस के नाम से जाना जाता है। और एल्गार मोर्टिस का मतलब होता है डेथ के बाद बॉडी टेम्परेचर का कम हो जाना। तीनों टर्म है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। डेथ के बाद डेड बॉडी का टेम्परेचर यदि कम होता है तो इसे एल्गर मॉर्टिस कहते हैं। डेथ के बाद डेड बॉडी का स्किन कलर बदल जाता है तो इसे लेवार मॉर्टिस कहते हैं। डेथ के बाद डेड बॉडी में अकड़न आ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है तो इसे राइगर मॉर्टिस के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में बताई गई तीनों टर्म्स प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।